आप में से कुछ बच्चों को तो मैं मिली हुई हूँ पहले, कुछ आप में से कौन कौन बच्चे मुझे मिले हुए हैं? आप बैठ दो, बैठो बैठो। हाँ, मुझे बहुत से चेहरे बहुत जाने पहचाने लग रहे हैं। और सबसे पहले मैं पूरे स्टाफ का और जो है पूरी टीबीएस टीम का भी हम थैंक्स कर क्यों हुए हैं कि यहाँ पर हम क्यों, आपको जब मैम ने बोला कि अब चलिए कि ऊपर कुछ है, तो कुछ हमें आइडिया रहा कि हमें किस लिए बुलाया गया। हम यहाँ पे आज बैसाखी की बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं और बैसाखी के साथ बिल्कुल बात शुरू करने से पहले ही जो है एक मेन जो नींव का पत्थर है कि जलियांवाला बाग 9 में जो है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जो है की गई थी। तो बैसाखी के बहुत से इंपॉर्टेंस जो हैं वो भी हैं। एक तो पहली बात ये मान के चलना कि दिस इज नॉट अ लेक्चर। हम ऐसी एक बातचीत हमने करनी है कि हमको ये लगे कि जब हम यहाँ से बाहर निकले कि हम जलियांवाला बाग कौन नहीं जानता, आप जानते ही होंगे, मैंने भी सुना था, जब आपसे भी छोटी थी तभी पढ़ लिया था। किस किस ने जलियांवाला बाग के बारे में सुना है? बाकी एक दो हाथ नहीं उठे हैं। ये हाथ उठाने का मतलब ये रहता है कि हम थोड़े एक्टिव रहते हैं, हमारी पार्टिसिपेशन रहती है। हमको जलियांवाला बाग मैसेकर के ऊपर हम करेंगे। आप सब ने पढ़ा भी होगा, आप में से किसी को मालूम है कि जलियांवाला बाग में कितने लोग मारे गए थे? 600। ऐसे नहीं, हाथ उठा करके टर्न वाइज हम बोलेंगे। आपने एक फिगर बोल दिया, ठीक है, आप क्या कह रहे थे? Exactly. Still we do not have an exact figure as to how many people were sacrificed on that day. हमारे पास अभी भी एक फिगर ऐसा नहीं है कि हम ये कह सकें कि इतने लोग वास्तव में मारे गए। अमृतसर में जो है ये हुआ। अमृतसर में जो है हरमंदिर साहब का, जिसको गोल्डन टेम्पल गुरुद्वारे के नाम से हम सब जानते हैं, जो एक बहुत पावन भूमि है पंजाब की, और जिसको हम कहें कि परमात्मा का सबसे बड़ा स्थल जो है हमारे सिख भाइयों का, वो अमृतसर में है। अमृतसर की भूमि किसने दी थी? अमृतसर का पहले एक नाम था। अमृतसर नाम नहीं था, उससे पहले कुछ और नाम था। क्या नाम था? अकबर जब राजा हुआ करता था तो अकबर ने एक जमीन का टुकड़ा गुरु रामदास जी महाराज को दिया। गुरु रामदास जी महाराज जो हैं हमारे सिख, हमारे बच्चे जानते होंगे, हमारे जो हैं गुरु थे। उनके नाम पे रामदास नगरी के नाम से उसको जाना जाता था। वो बाद में फिर जब वहां पर गुरुद्वारा साहब की स्थापना हुई, अमृतसर उसका नाम तब पड़ा। कितनी पुरानी हिस्ट्री जो है इसकी अमृतसर की है। ये किसने किया था? ये जलियांवाला बाग का कांड जनरल डायर ने जो है, जनरल डायर की पोस्ट क्या थी, उसकी पोजीशन क्या थी जनरल डायर की? उसको लेफ्टिनेंट जनरल था। जनरल डायर के नाम से नहीं जाना जाता था, उसको बोलते थे जनरल डायर। तो वो जनरल डायर जो है वो जनरल था, वैसे वो कैप्टन था, लेकिन उसको जब यहाँ बुलाया गया तो उसको जनरल की जो है उसको पोजीशन दी गई। ये अभी हम जो बात कर रहे थे कि रामदास जी को, गुरु जी श्री रामदास जी को ये जब जमीन दी गई तो गुरु अर्जुन देव जी ने वहां पर हरमंदिर साहब गुरुद्वारे की स्थापना करी थी, जो गोल्डन टेम्पल है। हम में से बहुत कम लोगों को ये मालूम है कि गोल्डन टेम्पल की जमीन देने वाला राजा भी मुसलमान था, और अमृतसर जमीन देने वाला राजा मुसलमान था, अकबर था। और उसके बाद जो गोल्डन टेम्पल की जब अर्जुन देव जी ने जब इसकी नींव रखवाई तो वो भी एक मुसलमान संत से रखवाई थी। सारी का काम जो है फिर उसने रंजीत सिंह जी ने इसका शुरू करवाया था, रंजीत सिंह जी महाराज ने। और फिर यहाँ संगमरमर और गोल्ड सोने के ऊपर चबूतरे सारे बनाए गए, और
उसके पहले इसको हरमंदिर साहब के नाम से जाना जाता था, फिर जब सोने के चबूतरे बनाए इसके महाराजा रंजीत सिंह जी के बाद, इसको फिर गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर के रूप में ये पूरी दुनिया में जो है ये विख्यात हुआ। (1999) और 1919, यस 1919 में हुआ था। 1919 में जो है जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। उस वक्त हम जैसे आज की डेट में सेंसस होता है ना, सेंसस किस किस को पता है? सेंसस क्या होता है? क्या होता है? पॉपुलेशन की गिनती जो होती है कि जनसंख्या हमारे देश की, हमारे इलाके की, प्रांत की क्या है। तो उस वक्त जो है अमृतसर की जो पॉपुलेशन थी वो 1,60,000 की थी। 1 लाख 1 लाख, अच्छा 1,68,000 कितना होता है? वेरी गुड। ये तो मैंने सिर्फ इसलिए कि हमको आजकल ज्यादातर बच्चों को 1,60,000 की जो है आबादी उस वक्त थी। और टोटल जो हमारे देश की जितनी जनसंख्या थी उसका 7.5% पॉपुलेशन पंजाब में रहती थी। कितनी? 7.5। हम पंजाब की बात कर रहे हैं। और जो अंग्रेजों की, ब्रिटिशर्स की जो सेना थी उसमें कितने परसेंट पंजाबी थे? 60%। 60% जो है ब्रिटिश आर्मी में ना जो है बहुत मेजर रोल प्ले करती है। पंजाब के बहुत सैनिक जाते हैं। ब्रिटिश सेना में जो आ गया वो तो भारतीयों के ऊपर ही लाठी चलाता था और गोली चलाता था। यस, शी इज राइट। तो ये एक बड़ा प्रॉस्परस स्टेट शुरू से रहा है। और अमृतसर तो बिजनेस हब था। वहाँ पे शिल्पकार हुआ करते थे, बहुत इंडिया के टॉप के आर्किटेक्ट्स थे, वहाँ पे आर्टिसंस थे, वहाँ पे डॉक्टर्स जो हैं बहुत टॉप के थे, वहाँ पे लेखक जो है, राइटर्स बहुत अच्छे थे, शायर बहुत हमारे अमृतसर में टॉप के हुआ करते थे। तो बड़ा एक अच्छा, मतलब लाहौर हुआ, अमृतसर हुआ, ये बड़े प्रॉस्परस, हमारे बड़े नामचीन जो है शहर पंजाब के थे। 2 महान हस्तियां इस शहर की हैं जिनके चारों तरफ ये जलियांवाला बाग घूमता है। एक है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। नाम सुना है हमने नाम जो है सुना, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। और एक डॉक्टर सत्यपाल। ये 2 बड़े रेवोल्यूशनरीज थे हमारे उस टाइम के। और लोगों को अवेयर करना, जैसे आज की डेट में आप सबके किस किस के पास स्मार्टफोन है? होंगे, ऑलमोस्ट सभी के पास होंगे। हाथ नहीं खड़े कर रहे हो, ठीक है, लेकिन सभी के पास हैं। तो कहते हैं न्यूज़पेपर्स जिनको हम कहते हैं, रेडियो भी चलता था, लेकिन ये सारा अंडर कंट्रोल किसके होता था? ब्रिटिशर्स के। तो वहां पे ऐसा नहीं है कि जैसे आज के डेट में तो हम सोशल मीडिया पे हमारा जो दिल करता है, मैं कहती हूँ कि कांग्रेस अच्छी है, फिर मैं कहती हूँ नहीं भाजपा अच्छी है, फिर मैं कहती हूँ नहीं भारतीय वो जो है आम आदमी पार्टी अच्छी है। मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, लेकिन तब ऐसा नहीं था। तब जो है ब्रिटिशर्स बहुत कंट्रोल रखते थे। आप तो बच्चों आजाद भारत में पैदा हुए हो, और आजाद भारत में भी उस दौर में पैदा हुए जब बच्चों को माँ बाप सब कुछ देने को तैयार हैं। ऐसी ऐसी यातनाएं जो है सहा करते थे हमारे देश के लोग, जिसके बारे में आप शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते। क्योंकि इमेजिन करने के लिए कहीं ना कहीं उस ऑरा को फील करना आपको आना चाहिए। रॉलेट एक्ट, वर्ल्ड वॉर हुआ। वर्ल्ड वॉर का सबको पता है, वर्ल्ड वॉर 1 1914 से 1918 तक वर्ल्ड वॉर चला। बहुत आश्वासन दिए हमारे लोगों को कि आप हमारा वर्ल्ड वॉर में साथ दो, क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर में ये मार खा सकता था। इसको मालूम था कि अगर मेरे साथ यहाँ का सैनिक नहीं जाएगा तो मैं वर्ल्ड वॉर हार जाऊंगा। तो इन्होंने इंडियंस को बहुत झूठे प्रोमिस किए, हम आपको ये राइट्स दे देंगे, हम आपको यहाँ पे फ्रीडम देंगे, हम ये करेंगे, आप वर्ल्ड वॉर में साथ दो। तो महात्मा गांधी ने अपील करी। बहुत दुनिया उनको भारतीय बहुत मानते थे। महात्मा गांधी वॉज अ बिग नेम।
तो महात्मा गांधी ने रिक्वेस्ट करी सारे इंडियंस को कि आप बढ़ चढ़ कर के इसमें अंग्रेजों का साथ दो वर्ल्ड वॉर में, ताकि जब हम वर्ल्ड वॉर जीत जाएं तो हमारे देश में हम स्वाधीनता की बात करें। बहुत सपोर्ट किया, ये जीत गए। और उसके बाद क्या हुआ कि जैसे हम सब ने सोचा था कि अब वर्ल्ड वॉर हम जीत गए हैं और अब जो है हमारे को बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे, हमारे को बड़ी लिबर्टीज मिलेंगी। लड़ाई चल रही है, हमने सबने देखा कि ये सब लड़ाइयां वो हैं जो आप सबने देखी हैं। तो कितना आपने देखा है कि अखबारों में जब दिखाते हैं कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई मर रहा है, कोई रो रहा है, किसी के बच्चे की मौत हो गई, किसी को चोट लग गई, किसी का खून निकल रहा है, किसी का घर टूट गया, किसी का स्कूल छूट गया, कितनी तकलीफ में मतलब सारे रहते हैं। तो उस वक्त भी वर्ल्ड वॉर 1 ये जीत गए अंग्रेज, लेकिन उसके बाद बेरोजगारी फैल गई, भुखमरी फैल गई, बड़ी दिक्कतें आनी शुरू हो गई, पैसा खत्म हुआ, इकोनॉमी और भी। तो हम इंडियंस ने सोचा कि अब तो हम जीत गए, हमने इनकी मदद कर दी और ये हमारी बहुत हेल्प करेंगे। उन्होंने प्रॉमिस किया था। हमको नहीं माँ बाप बोलते हैं, किस किस के मम्मी पापा बोलते हैं कि भाई तुम ये करो, अगर तुम इस बार एग्जाम्स में इतने नंबर लेके आओ तो हम तुम्हारे को ये दिलवाएंगे। बोलते हैं ना पेरेंट्स, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? नहीं बोलते हैं तब भी बहुत अच्छी बात है, और अगर बोलते हैं तब भी अच्छी बात है कि तुम इसको रिलेट कर पाओगे कि हम लोग, हमारे बच्चे नौजवानों ने सोचा कि अब तो हमने इनको जिता दिया जंग, अब हमारे को बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे, अंग्रेजों का राज अब अच्छा हो जाएगा, हमारी स्थिति बेहतर हो जाएगी। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया? ब्रिटिशर्स ने रॉलेट एक्ट पास कर दिया। किसने सुना है रॉलेट एक्ट के बारे में? रॉलेट एक्ट, आप हाथ खड़ा करो, उसके आगे कुछ नहीं पूछेंगे कि उसमें क्या था, लेकिन अगर नाम सुना है तो बहुत कॉन्फिडेंटली हाथ उठाओ अगर नाम भी सुना है तो। रॉलेट एक्ट जो है पास कर दिया अंग्रेजों ने। उसमें क्या हुआ? उसमें सारे अधिकार छीन लिए गए, प्रेस की स्वतंत्रता चली गई, आप बोल नहीं सकते, आपको जब चाहे कोई भी उठा के ले जाएगा, आपको अंदर बंद कर देंगे, नॉर्मल कोर्ट्स में आपकी सुनवाई नहीं होएगी, आपके स्पेशल कोर्ट्स में आप जाओगे और वहां पे जाके आपके साथ वो जो मर्जी जितनी देर मर्जी की आपको सजा दें, आपके क्वेश्चन, आपका राइट टू क्वेश्चन ही खत्म हो गया। सारे आपके जुरिस्डिक्शंस, आपके राइट्स सारे इनाम अंग्रेजों ने हमें उनका साथ देने पे दिया। तो जब ये आया एक्ट तो लोगों का, हाँ जी बेटा, it was after World War I, after they won the World War, we were expecting हम जब जीत जाएंगे तो हम आपको बहुत मदद करेंगे, लेकिन जीतने के बाद उन्होंने हमारे सारे अधिकार ही ले लिए, हमारे मौलिक अधिकार ले लिए। आप चल फिर नहीं सकते हो ऐसे, आप जा रहे, आपको उठाकर कभी भी अंदर बंद कर देंगे, पत्रों में आप लिख नहीं सकते, राइट टू स्पीक, राइट टू वर्क, राइट टू मूव, हर चीज आपसे ले ली। तो फिर ये पसंद आने वाली बात है कि नहीं पसंद आने वाली बात है? हाँ वाले कितने हैं कि हाँ पसंद आनी चाहिए? ना वाले कितने हैं? बहुत से बच्चे हाथ नहीं उठाते हैं, तो मैं उनको हाथ उठवाने के लिए कि शायद उनकी जाग खुल जाए। तो ये जो है ये पसंद नहीं आया। और हमारे लीडर कौन थे उस टाइम? महात्मा गांधी। वेरी गुड। महात्मा गांधी जो हैं मासेस के लीडर थे, जनता के वो लीडर थे। तो महात्मा गांधी ने जो है विरोध शुरू किया कि हम इसका खंडन करते हैं, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते और ब्रिटिशर्स इसको वापस लें, रॉलेट एक्ट की वापसी की जाए। 21 मार्च 1919 को ये बिल पास हुआ। और ये जब बिल पास हुआ तब महात्मा गांधी भी अंदर बैठ के ऑडियंस में सुन रहे थे, मतलब अपना हैट लगा के, कोट पहन के, वकीलों वाला लुंगी पहन के, तब वो पूरे वस्त्रों में थे उस वक्त, और वो अंदर जाके उन्होंने सुना ये, और उन्होंने इसका खंडन भी किया। इंडियंस भी जो थे उन्होंने भी इसका खंडन किया, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इसको पास कर दिया। तो फिर 21 मार्च को ये बिल पास हुआ और 30 मार्च को महात्मा गांधी ने कहा कि हम विद्रोह करेंगे, हम सड़कों पर निकलेंगे, हम जुलूस निकालेंगे कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते, हम इसका खंडन करते हैं। अमृतसर में डॉक्टर, मैंने भी 2 नाम बताए थे, कौन से नाम थे? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर
बिल्कुल। जो डॉक्टर किचलू थे वो ही वॉज एन एजुकेशनिस्ट, तो वो पढ़ाई में वो डॉक्टर बने थे, और जो डॉक्टर सत्यपाल थे वो फिजिशियन थे, वो मेडिकल प्रैक्टिशनर थे, तो वो डॉक्टर वो वाले थे जो इलाज करते हैं। इन दोनों का समाज में बहुत प्रभाव था। इन्होंने लोगों को इकट्ठा किया, लोग आए जी, सड़कों पर उतर आए, बच्चे, बूढ़े, नौजवान, आप जैसी उम्र के, उन दिनों में आप जैसी उम्र के बच्चे बहुत स्वतंत्रता आंदोलन में पार्टिसिपेट करते थे। उनका मोटिव सिर्फ ये नहीं होता था कि मैंने इतने पैसे कमाने हैं। तुम्हारी उम्र के जो नौजवान थे उस टाइम में, उनका एक ये मिशन होता था कि मुझे भारत को स्वतंत्रता भी दिलानी है। एक अलग अलग ही हवाएं, अलग फिजाएं हुआ करती थी उस दौर में। लोग सड़कों पे उतरे, उन्होंने कोई हथियार नहीं लिया, कोई उन्होंने डंडे नहीं उठाए, कोई पत्थर नहीं उठाए, शांति मार्च जो है हुए। 40,000 40,000 पीपल आर एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टिसिपेटेड ऑन 30th ऑफ मार्च। 30 मार्च वाले आंदोलन में 40,000 40,000 शांति मार्च। लेकिन इसमें क्या हुआ कि कुछ कारणवश महात्मा गांधी ने पहले बोला 30th ऑफ मार्च, 30th मार्च की डेट दी थी ना। मीडिया तो इतना स्ट्रांग था नहीं तब, ये फोन्स तो हुआ नहीं करते थे, ना ये मोबाइल फोन्स होते थे, ना लैंडलाइन इतने ज्यादा हुआ करते थे, अखबारों में छपने का भी इतना वो नहीं रहा। तो चूंकि वहां के अमृतसर के लोग सारे ऑलरेडी इस आंदोलन की तैयारी में लगे हुए थे, तो उनका फोकस ही वही था, उन्हें पता नहीं चला। लेकिन ये आंदोलन बहुत अच्छा हो गया 30 तारीख वाला। फिर डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल जी ने कहा कि जैसा हमने आज किया है वैसा ही हम 6 अप्रैल को भी आंदोलन करेंगे, शांति मार्च। और उसमें हमारा विषय क्या था कि रॉलेट एक्ट को वापस लिया जाए। नहीं नहीं, ये उधम सिंह तब जीवित था, लेकिन तब तक उधम सिंह को कोई जानता नहीं था। वो इसके बाद एक जो है, नहीं तब नहीं था। रानी झांसी तो बहुत पहले की बात है बेटा, ये तो 1919 की बात है। तो इसमें जो है फिर ये 6 अप्रैल को भी ऐसे एक शांति मार्च पूरे शहर में जुलूस जो है निकाला गया। कोई किसी को कुछ कहा नहीं गया, कोई किसी को छेड़ा नहीं गया। कितने अंग्रेज रास्ते में मिले, किसी को कुछ भी नहीं कहा जो है इंडियंस ने, बड़ा क्वाइट सा मार्च निकाला। फिर 9th ऑफ अप्रैल को तो सारे लोग इकट्ठा हुए सड़कों पे, एक जुलूस जो है रामनवमी का वो निकाला गया। उसमें कहते हैं कि पंजाब या इंडियन हिस्ट्री में वो एक दिन ऐसा दिन था जहां पे उस वक्त अमृतसर में हिंदू और मुसलमानों का सबसे ज्यादा आपस में मिलन जो है देखने को मिला था। मतलब पूरे नेशनल एक लेवल पे ये हो गया था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख सब इतने इकट्ठे, मतलब इतनी स्ट्रांगली उन्होंने मैसेज दिया। इट वाज 9th ऑफ अप्रैल 1919 में 9 अप्रैल का जो है वो दिन। उस दिन भी उनको मुसलमानों ने टोपियां अपनी लगाई हुई, लेकिन उसके साथ तिलक लगाए हुए, सिख भाई साथ में जय श्री राम के नारे, जो है हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू सिख एकता जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद, भारत माता की जय, ऐसे नारों के साथ उन्होंने रामनवमी का बहुत अच्छा त्योहार मनाया। और कहते हैं कि ये एक मैसेज देने के लिए कि हम सारे इकट्ठे हैं, कोई जात पात नहीं है, एक ही बर्तन में सब अलग अलग मजहब के लोगों ने पानी पिया, एक ही बर्तन में लोगों ने खाया, ताकि मैसेज जाए कि भाई हिंदू मुस्लिम एक में ही खा रहे हैं, सिख और मुस्लिम हिंदू एक में ही खा रहे हैं। ये मैसेजेस उस दिन दिए गए। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, वो इतना डर गए, वो हाँ कि हम डिवाइडेड नहीं है, हम इकट्ठे हैं, यही उन्होंने दिखाना था। और ये मैसेज बड़ा स्ट्रांगली गया, इससे अंग्रेज बहुत ठीक ठाक तरीके से घबरा गए। तो फिर अब अंग्रेजों ने क्या किया, उन्होंने डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को अरेस्ट कर लिया। और अरेस्ट करके क्या किया, फांसी। और फांसी नहीं दी थी उन्होंने, उनको धर्मशाला भेज दिया। उनको अरेस्ट करके
हिमाचल प्रदेश में उन्होंने उनको भेज दिया। 10 तारीख को महात्मा गांधी ने पंजाब आना था। उन्होंने 9 की तारीख रात को इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया और 10th को उन्होंने सुबह उनको उठाया, दोनों को भेज दिया धर्मशाला। तो उन्होंने गांधी जी को पंजाब में आने ही नहीं दिया, बाहर ही रोक दिया कि आप अंदर नहीं आओगे, क्योंकि बड़ा पीक पे चल रहा था यहाँ पे। और वो इतना घबरा गए अंग्रेज, उन्हें ये लगा कि ये रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट नहीं कर रहे हैं, ये तो ब्रिटिश राज के अगेंस्ट ही सारे इकट्ठे हो गए। तो ये बात फैलते फैलते लोगों में, सब में फैल गई। सब में ये बात फैल गई कि हमारे तो दोनों लीडर्स अरेस्ट कर लिए इन्होंने, गांधी जी को अंदर नहीं आने दिया। हजारों की तादाद में लोग सड़कों पे निकल आए। उनके तो लीडर थे सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल को तो वो पूजा करते थे, और महात्मा गांधी की भी उस वक्त पूजा करते थे कि सब उनकी बात मानते थे। जब लोगों को पता चला, आप ये देखो कि कितने पैट्रियट्स थे, मतलब वो सब कुछ छोड़ के फिर सड़कों पे उतर आए 10 तारीख को। और हमने अभी बात करी कि 30 मार्च को जो पहला जब रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट महात्मा गांधी ने कहा था, तो 40,000 पीपल वो सड़कों पे आए, 40,000। इस दिन, जिस दिन सैफुद्दीन किचलू के खिलाफ लोग सड़कों पे उतरे कि उसको छोड़ दो, 50,000 लोग अमृतसर की गलियों में उतर आए थे। अंदर की गलियां, बस्तियां, शहर, बच्चे, नौजवान, महिलाएं सब इकट्ठे हो गए और उनका मिशन एक ही था कि हम जाएंगे और जाकर के एडमिनिस्ट्रेशन को कहेंगे कि हमारे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को और डॉक्टर सत्यपाल को छोड़ दो। वो सारे इकट्ठे चले। वो जब जाने लगे, उनके ऑफिस के पास पहुंचे, संतरी गली में थोड़ा सा दूर से करके ऑफिस था, वहां पे जब वो पहुंचे तो वहां पे जो गोरे खड़े थे, जो सैनिक जो खड़े थे, वो घबरा गए। ये तो निहत्थे थे, इनके पास ना पत्थर, ना कंकड़, ना डंडा, ना लाठी, ना बंदूक, कुछ भी नहीं। शांति प्रिय तरीके से कितने अंग्रेज आए, कितने दफ्तर आए, कितने सभाएं, उन्होंने किसी को भी कुछ नहीं कहा। अंग्रेज डर गए कि ये इतनी जो है तादाद में यहाँ पर, वो तो 25-30 सैनिक थे सिर्फ, उन्होंने गोलियां चला दी। उन्होंने निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां बरसाई। और कितने लोग मरे उसमें, कुछ आइडिया किसी को? नहीं, ये जलियांवाला बाग नहीं है। 10 तारीख को पीसफुल लोगों पे उन्होंने गोलियां चलाई, जिसमें लगभग 25 से 30 इंडियंस मारे गए। जब गोलियां चलती हैं तो माहौल खराब हो जाता है, खून के फव्वारे उड़ते हैं हवा में, मांस के लोथड़े चलते हैं हवाओं में, लोग सड़कों पे गिरते हैं, रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। और अगर कोई वैसे ही गिर गया, गोली से नहीं मरा, तो वो पैरों के नीचे दब के ही मर जाता है। हाहाकार मच गई, लोग परेशान हुए। मरे, जिसका भाई वहां पे मरा वो चीखे मारने लगा, जिसकी माँ वहां मरी वो चीखे मारी, जिसके बच्चे मरे वो माँ बाप जो है बौंदला गए। फिर वहां के लोगों ने पहली बार, जो हमारे इंडियंस जो थे, जो हमेशा पीसफुल मार्च किया करते थे, फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने कंकड़ उठाए, पत्थर उठाए, डंडे उठाए, जो भी उनको आसपास मिला उन्होंने वो उठा के वापसी हमला करना शुरू कर दिया। उन्होंने वो जब हमला वापस किया तो उसके बाद फिर अंग्रेज और ज्यादा घबरा गए। लेकिन उस वक्त जब हमारे इंडियंस को जब गुस्सा आया, आप आराम से चल रहे हो और उन पे आप पे गोलियां चला दी जाएंगी, तो फिर ऐसा ही रिजल्ट आएगा। फिर क्या तो रेलवे स्टेशन, क्या लाइब्रेरीज, क्या वहां के सरकारी दफ्तर, क्या बैंक, क्या सर्किट हाउस, जो सामने आया उसको तहस नहस करके वहां पे आगजनी भी की गई, उनको लूटा भी गया, वहां पे मारा भी गया। और इस दौरान 5 अंग्रेज जो हैं इंडियंस ने मारे। सिर्फ 5 अंग्रेज जो हैं, 5 यूरोपियंस जो हैं, गोरी चमड़ी वाले लोग, जिनका रॉलेट एक्ट से कोई लेना देना नहीं था, जिनका इन 2 जो हमारे जो लीडर्स थे उनकी रिहाई या उनको अरेस्ट करने से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उनको हमारी जो है जनता ने मार दिया। ये बात जो है, अंग्रेज जो है लोग हैं, हम तो सुपीरियर हैं, गोरी चमड़ी वाले हैं, हम तो रूल करते हैं, वी आर द ब्रिटिशर्स, दीज इंडियंस। लिखा होता था कुत्ते और भारतीय अंदर ना आए, प्लीज, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। कुत्ते से भी बदतर मानते थे हमको।
वो कैसे बर्दाश्त करते हैं कि ये जो है इंडियंस ये आकर के हमारे गोरे बंदों को मार के चले गए। इतने परेशान हो गए कि इन्होंने फिर एक रातों रात एक मीटिंग करी। इन्होंने फिर एक मीटिंग करी और उसमें इन्होंने फिर ये डिसाइड किया कि हम जनरल डायर को यहां पर बुलाते हैं। वो कैप्टन था, उसको प्रमोट करके यहां बुलाया गया कि उसको यहां बुलाएंगे और उसको चार्ज देते हैं। यहां तो है गोल्डन टेम्पल ले लिया चार्ज होता है ना, जैसे आपकी भी एक मैम जाती हैं, दूसरी मैम आते हैं तो वो चार्ज लेते हैं। कई बार कोई मैम रिटायर होती हैं, किसी का ट्रांसफर हो गया, एक चार्ज, वैसे जनरल डायर ने चार्ज लिया और उसने 11 की रात को अमृतसर की कमान संभाली। अब 12 को उसने क्या किया, वो लगभग 435 एग्जैक्टली 435 की अपनी आर्मी लेकर, जिसमें गोरे सैनिक भी थे और इंडियन सैनिक भी थे, उसने शहर का मार्च किया। 12 अप्रैल 1919 को उसने पूरे अमृतसर का चक्कर काटा कि मैं देखूं कि यहाँ पे है क्या, ये कौन है, कौन से मोहल्ले के लोग हैं जो आकर के मेरे गोरों को मार के चले गए। उसने पूरा, जब वो घूम रहा था तो उसने सब जो इंडियंस जो सामने आए उनको बोला पीछे हटो। ये किसी ने भी उसको तंग नहीं किया, किसी ने हाथ नहीं उठाया, सारे पीसफुल तरीके से। लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं मानी, किसी भी इंडियन ने जो डायर की बात नहीं मानी। कुछ इंडियंस ने, उसकी बटालियंस जो जा रही थी, जो फौजों की टुकड़ियां, उनके आगे थूका, डायर के सामने थूका कि ये तुम अंग्रेजों के आगे हम थूकते हैं, तुम इसी लायक हो। और ये बात उसको और ज्यादा तकलीफ दे गई। उसने फिर क्या किया, 13 की मॉर्निंग को उसने एक 13 अप्रैल 1919 उसने बुनियादी एक अनाउंसमेंट्स होती है ना, जैसे आप में से पता नहीं किसी ने सुनी कि नहीं सुनी, इलेक्शंस में और ऑटोस पे और बड़ी अनाउंसमेंट्स होती है। आपको पता है पुराने जमाने में कैसे अनाउंसमेंट्स करते थे? तो उसने अनाउंसमेंट्स कराई। उसके पास ऐसे एक मैप था अमृतसर का, लोकेशंस हाईलाइटेड थी कि ये मेन प्रोमिनेंट एरियाज हैं अमृतसर के जहां पे अनाउंसमेंट करनी चाहिए। उसने अनाउंसमेंट करवाई कि कोई पब्लिक मीटिंग अलाउड नहीं है, कोई यहाँ पे आएगा नहीं और कोई यहाँ पे सभागार नहीं कर सकता। लेकिन वो सिर्फ 19 प्लेसेस पे हुआ, जहां पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन थी वहां पे अनाउंसमेंट ही नहीं कराई उसने। और उसने, कहते हैं कि उसी ने एक बच्चे को भेज के, वो पीपे नहीं होते थे स्टील के डब्बे छोटे वाले, वो लेकर के उसने इतने पॉपुलेटेड एरियाज में गया और वहां जाके उसने अनाउंसमेंट करी कि एक स्पीकर थे तब कन्हैया लाल बड़े पॉपुलर, कि आज शाम को 4:30 बजे जलियांवाला बाग में जो है कन्हैया लाल जी आ रहे हैं। तो वो अनाउंसमेंट्स हुई और लोग आए। बैसाखी पे वहां पे जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा भी होते थे। क्यों इकट्ठा होते थे, कोई बता सकता? बिल्कुल, एक बहुत बड़ी बात यह है कि पंजाब में बैसाखी जो है किसान बहुत मनाते हैं, तो वो सारे वहां पे इकट्ठे हुए और कि बैसाखी का त्योहार मनाएंगे। ठीक है। और एक वहां पे पशु मेला लगता था पंजाब में, जो है ना कि डंगरा का मेला लगता है, एनिमल्स का जो है फेयर लगता है, वहां पे खरीद फरोख्त होती है जानवरों की। तो अंग्रेजों ने क्या किया, वो उसी दिन लगना था लेकिन उसको कैंसिल करवा दिया, तो वो किसी को पता ही नहीं चला। तो उसके लिए कितने लोग आए हुए थे, वो सारे आकर के वहां रहे। बैसाखी पे सारे हिंदू मुस्लिम सिख सब जो है हरमंदिर साहब में मत्था टेकने जाते हैं, तो वो सारे वहां पे वो भी आए हुए थे। और वैसे रूटीन में भी लोग वहां पे ताश खेलना, बच्चों ने खेलना, ये सब करते रहते थे। जो आसपास के लोग थे वो सब वहां आकर के बैठते थे। कुछ जानवर भी वहां पे ऐसे घूमते, अभी भी हम देखते हैं कई बार पार्क्स में, कहीं गायें घूमती है, कहीं हो जाता है कभी कभी। तो ये सब जो है इस वजह से वहां पे बहुत सारे लोग थे और किसी को रोका नहीं गया। जनरल डायर ने अपने पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई कि कोई रोकेगा नहीं, और पुलिस रोक नहीं रही थी, तो इसीलिए आराम से लोग जो है आए जलियांवाला बाग में, तो दुनिया इकट्ठी हो गई, बहुत लोग इकट्ठे हो गए। फिर वहां पे एक हवाई जहाज आता है शाम को 5 बजे, एक हवाई जहाज जलियांवाला बाग के ऊपर चलता है और वो हवाई जहाज से फिर इस तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचती है कि जलियांवाला बाग में इस वक्त अप्रोक्सीमेटली 20,000 लोग हैं।
जनरल डायर जो है फिर क्या करता है, वो अपने साथ 50 फौजी लेकर के जाता, 50। सारे जो छोटे मोटे गेट्स थे वो बंद कर देते हैं। और ये जलियांवाला बाग पहले बाग नहीं था, ये ग्राउंड था, मैदान था। इसमें जब हम एंटर करते हैं तो मतलब एंटर करते थे तो थोड़ा सा ऊंचा सा था, और उसके बाद फिर थोड़ी सी ढलान के बाद नीचे जो है समतल जगह होती थी, वहां पे सब लोग बैठते थे, वहां कुआं भी था, पेड़ भी थे। तो 5:12 पे 5:12 पे जनरल डायर अंदर घुसता है। जो मेन एंट्रेंस है, बहुत पतली सी एंट्रेंस है, ये जितनी आपकी ये 3 टाइल्स मिला लो इतनी ही एंट्रेंस होगी। तो उससे के उसमें वो अंदर गया, 25 सैनिक उसने एक साइड खड़े किए, 25 सैनिक उसने एक साइड खड़े किए, और उसने शाम एग्जैक्टली 5:12 पे उसने ऑर्डर दे दिया, फायर। जब भी ऐसे आप वार्निंग के लिए जाते हो, इसमें रूल्स होते हैं कुछ, पहले आपको हवाई फायर करने होते हैं, फिर आपको जमीन पे फायर करना पड़ता है, उसके बाद आप लोगों पे फायर करते हो, ये नॉर्म्स हैं। लेकिन उसने सीधा निहत्थे लोगों पर फायर का ऑर्डर दे दिया। गोलियों पे गोलियां चली, और वो एंट्रेंस के गेट पे खड़ा था। जब भी कहीं कुछ यहां पे कुछ भी होगा तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, इस दरवाजे की तरफ भागोगे ना बाहर निकलने के लिए। कहां भागोगे, यहीं से भागोगे, और यहां पे ही वो खड़ा है गोलियां लेकर के, गोलियों से भून के रख दिया। किसी की टांग कट गई, किसी का सिर उड़ गया, किसी के पैर कट गए, किसी की छाती में गोली लगी, किसी का बच्चा कुआं में गिर गया। इतनी बेदर्दी से उसने गोलियां चलाई कि टोटल 16, 7 दो और सोल्जर्स उसके ऑफिसर्स थे, वो दोनों ऑफिसर्स गोलियां शुरू होते ही भाग गए, उनसे वो देखा ही नहीं गया। एक उसका ऑफिसर साथ खड़ा था, तीसरा, उसने उसकी ना ऐसे बाजू खींची यूं, बस कर, इनको जवाब मिल गया, वो फिर भी नहीं रुका। एक चौथा जो उसके साथ अंग्रेज अफसर खड़ा था, उसने भी कहा कि जनरल साहब अब बस करो, इट्स इनफ, लेकिन उसने किसी की भी बात नहीं सुनी। कुआं था, कुएं में कहते हैं 120 लोग गिर के मर गए। कुछ लोगों ने तो कुएं में गिर के मरना पसंद किया, जैसे चंद्रशेखर आजाद था ना, उसने कहा कि मैं अंग्रेजों की गोली से नहीं मरूंगा, उसने अपने आप को गोली मार ली कि मैं अपनी गोली से खुद मरूंगा। कितने लोग थे जो कुएं में खुद कूद गए कि हम कुएं में कूद के जान दे देंगे, लेकिन हम अंग्रेजों की गोली से नहीं मरेंगे। बच्चे रोते रहे, औरतें रोती रही, लेकिन वो गोलियां चलती रही। एक वहां पे बुजुर्ग एक चबूतरे के साथ अंदर एक मजार भी थी पहले, वो उसकी समाधि थी, समाधि के साइड पे बैठा था, वो बच गया। उसने बताया, वो कहता है कि जो बाहर जो पेड़ लगा हुआ था, जब हम क्रिकेट का मैच देखने जाते हैं पेड़ों पे भी लोग चढ़ जाते हैं, तो बुजुर्ग कहता है कि मेरे सामने एक एक करके बच्चा जो है पेड़ से नीचे गिरता गया। किसी का सिर इतनी जोर के पटाखा बोला, किसी के पांव टूटने की आवाज मुझे सुनाई दी, किसी के 2 टुकड़े हो गए, जैसे हम ये कागज मोड़ते हैं ऐसे मुड़ के शरीर नौजवानों के खत्म हुए। ये किया जनरल डायर ने 1919 13 अप्रैल को। और कितनी देर लगी, 15 मिनट मात्र। 5:30 बजे वो जलियांवाला बाग से निकल गया। 5:12 पे उसने शुरू किया, और 5:30 पे 5:30 ही वॉज आउट ऑफ दैट कैंपस। और इन 15 से 17 मिनटों में उसने भारतीय इतिहास का सबसे खौफनाक जो है कि जब गोलियां चली, चीखने चिल्लाने की आवाजें आई, तो एक लेडी जो पास में रहती थी, उसका हस्बैंड भी इस बैठक में आया हुआ था, वो 2 लोगों को लेकर के भागी। वो जब यहां आई तो यहां पे उसने अपने जलियांवाला बाग में लाशों को उठाया, लाशों के नीचे से उसको अपने पति की लाश मिली, लेकिन इतनी देर में सूरज ढल गया, और ये बोल दिया गया था कि जो अंधेरा होने के बाद बाहर मिलेगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा या उसको गोली मार दी जाएगी। तो डर के मारे कोई बाहर भी नहीं आया। वो औरत उस
लाशों के जंगल में, खून के सैलाब में बैठी अपने पति की लाश ढूंढ रही थी और उसने ढूंढ ली। और उसके स्टेटमेंट्स हैं, वो क्या बोलती है, वो बोलती है कि मैंने कहीं से एक डंडा ढूंढा। क्यों? क्योंकि कुत्ते आ गए थे, वो लाशों को नोच के खाने लगे थे। खून की महक पे कुत्ते, जानवर, बिल्लियां ये आने लग गए। वो एक डंडा लेकर के सबको भगाती रही कि कोई आकर के लाश को खाए ना। एक भैंस वहां गिरी हुई थी जिसको गोलियां लगी। वो कहती वो बुरे तरीके से आवाजें निकाल रही थी, दर्द में कांप रही थी, लेकिन मैं करती क्या। एक बच्चा 12 साल का मेरे सामने मेरे से पानी मांगता रहा। वो पानी मांगता रहा, बच्चे को 3 गोलियां लगी थी, वो पानी मांगता रहा, लेकिन कहती मैं पानी लाऊं कहां से, पानी था ही नहीं। उसने ये कहा कि तेरे को अगर ठंड लग रही है तो मैं अपनी साड़ी तेरे पे उतार के डाल सकती हूँ, पर मैं बेटा पानी कहां से लाऊं। फिर वो कहती कि मुझे थोड़ी देर बाद एक आवाज आई। मैंने आवाज का पीछा किया तो वो दीवार पे लटकी हुई लाशों के बीच में से आवाज आ रही थी। उस नौजवान ने, कहते रोते हुए कराते हुए मुझे कहा कि मां मेरी टांग सीधी कर दे। उसको इतनी गोलियां लगी, वो खून से लहूलुहान था। वो कहते बह रहा था खून उसकी टांग से, सराबोर खून में, और उसकी टांग ऐसे मुड़ी हुई थी कि उसको तकलीफ और ज्यादा हो रही थी। तो कहती मैंने उसकी टांग सीधी करी। उस लेडी ने ये स्टेटमेंट दिया है कि उस रात क्या हुआ वो सिर्फ मैं जानती हूं या मेरा परमात्मा जानता। क्या रात रही होगी। अगले दिन सुबह अमृतसर की गलियों में लाशें बिखरी हुई थी। क्यों? क्योंकि जो बच गए वो रेंग रेंग के बाहर निकल के गए कि शायद हम बच जाएं। मेडिकल फैसिलिटीज तो थी नहीं, रेंगते 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 सड़कों पे ही मर गए। जिनको कोई घर लेके जा सका उनको कोई डॉक्टर नहीं मिला। और हैवानियत देखो, ब्रिटिशर्स ने जो हम पे रूल किया, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कितने जुल्म सहे। उन्होंने बिजली भी बंद कर दी और उन्होंने पानी की सप्लाई भी बंद कर दी। 13 अप्रैल को इस मैसेकर के बाद जब गोलियों से भून दिया गया हमारे निर्दोष जो है इंडियंस को, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद, पानी की सप्लाई बंद, बाहर निकलना बंद, रोने की करहाने की आवाजें चारों तरफ। क्या रात रही होगी। अभी मैं तुम्हारे को यहां पर एक कट लगा दूंगी ना तो तुम दर्द से चिल्लाने लगोगे। ये हमारे को दिन अंग्रेजों ने दिखाए थे, और इस माहौल से हमारे लोग जो हैं, हमारे सीनियर्स हमको निकाल के लेकर के आए। 14 अप्रैल की दोपहर तक तो वहां से फिर लाशें भी उठाने का हो गया, मतलब शमशान घाट में लाइनें लगी हुई थी। हमारे यहाँ पे क्या होता है, जब किसी की मौत होती है, आप में से किसी को पता है कि जो मर जाता है शख्स, उसको नहलाया जाता है एंड में, उसका अंतिम संस्कार करने से पहले नहलाया जाता है। नहलाओगे कहां से। आप अपने रिचुअल्स भी नहीं कर सके, आप ऐसा भी कुछ नहीं कर सके कि आपका जो निर्दोष घर का मेंबर मर गया उसको मोक्ष की प्राप्ति हो। वैसे ही खून में लथपथ, रोते बिलखते अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपने बच्चों को, अपने पड़ोसियों को अग्नि को समर्पित किया। 1-2 दिन तक लाइन में नंबर नहीं आया था, लोगों ने यूं ही खुले में जलाने शुरू कर दिए थे। खुले में जो है लाल जमीन थी और ऊपर शव जल रहे थे। ये था 13 अप्रैल 1919 जनरल डायर का जो है अत्याचार। और उसके ऊपर मतलब ऐसे लोग हैं जिनको मैं नहीं हूं, बहल एक फैमिली है, उस घर में आज तक मेरी उनसे मुलाकात हुए लगभग 1.5-2 साल हो गए। उस घर में आज तक खीर नहीं बनी, उस घर में रिवाज ही नहीं है खीर बनने का, क्योंकि जब भी उनके एक ये माइंड सेट हो गया कि जब खीर बनती है तो खाने वाला घर ही नहीं आता। ये सब कुछ हुआ। उसके बाद जनरल फिर एक कमेटी बैठी गई, हंटर कमेटी बिठाई गई कि जो इसका रिव्यू करे कि ये हुआ क्या। कमेटी कब बैठी? अक्टूबर में जाके। ये कब हुआ? अप्रैल में। तो इसमें बच्चा जो सबसे छोटा जो मरा था ना, वो पता कितना छोटा था? 7 महीने का बच्चा था, 7 months ओल्ड बेबी। और जो सबसे सीनियर, जो सबसे बुजुर्ग आदमी जिसकी डेथ हुई, वो कौन, कितनी उम्र के थे? 80 साल के बुजुर्ग थे। औरतें भी थी, बच्चे भी थे, नौजवान तो इसमें जैसे हमारे यहाँ कुछ भी, आपके भी कुछ काम होता है तो आप सारे वॉलंटियर करते हो कि नहीं करते हो? आप में से कितने लोग हैं जो वॉलंटियर की तरह काम करते हैं, सेवा करते हैं?
आप गुरुद्वारे में भी जाते हैं तो हम वहां पे सेवा करते हैं, लंगर प्रसाद की वर्ताई कराते हैं। वहां पे एक अनाथ आश्रम था पास में। अनाथ आश्रम के कुछ नौजवान बच्चे वहां पे जल की सेवा, यहाँ पानी की सेवा देने के लिए, क्योंकि अप्रैल का महीना था, पानी की रहती है प्यास, अनाथ आश्रम के कुछ बच्चे वहां पे पानी की सेवा देने के लिए आए हुए थे कि लोग इकट्ठा होंगे, हम पानी देंगे। वो भी गोलियों से भून दिए गए। और उसी अनाथ आश्रम का जो है बच्चा था सरदार उधम सिंह, जो 15 तारीख को यहां आता है, करता है कि मैं यहां आने वाला कौन था? गलत, नहीं, सरदार भगत सिंह जो हैं, जो उस वक्त मात्र 12 साल के थे, 12 साल की उम्र थी। आप में से 12 साल का कौन है? 12 इयर्स। इस एज में उसको इस चीज की इतनी समझ थी कि मेरा देश क्या है, आजादी क्या है। और वो अपना स्कूल नहीं गया, वो स्कूल से सीधा पहुंचा जलियांवाला बाग। उन हालात में कैसे पहुंचा होगा? चारों तरफ पुलिस, हाहाकार मचा हुआ, कितना इनसिक्योर्ड माहौल। वो वहां गया, उसने सबको नमन किया। कहते वो बहुत रोया। वो एक शीशी लेके गया था, शीशी में वो जलियांवाला बाग की मिट्टी भर के लाया। सरदार भगत सिंह 12 साल का, क्या होता है 12 साल? तुम तो शायद अगर मैं पूछूं तो पता नहीं, हम तो 15 स्वतंत्रता सेनानियों का भी नाम बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे। उसने उस शीशी में उस लाल मिट्टी को भरा, क्योंकि मिट्टी लाल थी वहां की, ब्राउन नहीं रही थी तब तक। वो मिट्टी भर के लाया। उसका स्टडी टेबल था, पढ़ता बहुत था भगत सिंह बचपन से ही। ऐसे ही जहां पे टेबल पे वो पढ़ता था, वहां उसने वो शीशी रखी। और कहते हैं बाहर से वो फूल तोड़ के लाया। उसने शीशी के चारों तरफ फूल रखे। क्यों रखे? क्यों रखे फूल उसने? श्रद्धांजलि। वो उन लोगों को श्रद्धांजलि दे रहा था कि मैं तुम्हारे इस अत्याचार का बदला जरूर लूंगा। तो ये वो दौर था जब बच्चा जो है अपने देश के साथ जुड़ा हुआ था। जनरल डायर ने ये जो किया, उसके बाद हमें क्या उसने किया, ठीक है, उसको एक लेडी थी, जब हमने बात करी ना 10 तारीख को 5 अंग्रेज मारे गए, 5 यूरोपियंस मारे। एक लेडी थी, वो स्कूल में थी, तो उसने अपने बच्चों को सेटल किया। जब ये दंगा हो गया, इन्होंने गोलियां चला दी थी जब अंग्रेजों ने, तो वो बचती बचाती ना साइकिल पे आ रही थी, उसको भी इंडियंस ने पीटा। उसका घर जो है बहुत पतली सी गली में था। तो जनरल डायर ने क्या किया, 13 तारीख को उसने ये कांड किया। 15 तारीख को उसने उस गली में रहने वाले हर शख्स को बोल दिया कि अगले 8 दिन तक यहाँ पे कोई चल के नहीं आएगा, रेंग के आओगे। आपको यूं पेट के और छाती के बल जाना है, और अगर किसी की छाती और पेट उठी तो उसको दंड मिलेगा। प्रेग्नेंट लेडी थी, 8वां महीना, 8 मंथ्स प्रेग्नेंट लेडी, उसको भी वैसे ही जाना। बुजुर्गों को भी वैसे ही जाना। वहां पे दिव्यांग, हैंडीकैप लोग थे, लोगों ने दरख्वास्त करी कि उनको ये सजा ना दो। 8 दिन उनको भी वैसे ही जाना था। पानी की सप्लाई नहीं थी, बिजली थी नहीं। और उस दिनों में जैसे ऐसे टॉयलेट्स नहीं होते थे हमारे जैसे आजकल होते हैं, वो उठाने के लिए लोग आते थे, वो मल उठाने के लिए लोगों की एंट्री भी बैन कर दी गई। अपनी गंदगी में आप रहोगे, अपने शौच में, अपनी टॉयलेट में, अपने शिट में आपको रहना है, आपको रेंग के जाना है। पानी आपके पास है नहीं, बिजली आपके पास है नहीं, आपको मेडिकल फैसिलिटी दी नहीं जाएगी, और आपके जिंदा रहना कितना मुश्किल है ये सोचने की बात। ये दिन देखे हमारे जो है परिवारों ने, तब आज हम इस देश में बैठे हैं जिसमें आप लोग आराम से घूम रहे हो। ऐसे ही नहीं आजाद हुए बच्चों। एक शेर है कि लिपट कर तिरंगे में आज भी बदन आते हैं, यूं ही नहीं बच्चों हम आजादी मनाते हैं। कितने लोगों की इसमें शहादतें रही। तो मतलब 15 तारीख को भी उसके दिमाग में इतना कीड़ा था कि ये ब्लडी इंडियंस, दीज डॉग्स, ये कुत्ते, ये जानवर, ये गंदे लोग। लेकिन जनरल डायर की जिंदगी से हम सबको सीखना क्या है? क्या ऐसे आदमी की जिंदगी से हम कुछ सीख सकते हैं? हाँ या ना? हाँ वाले कितने हैं? हाँ वाले हाथ उठाओ। हम कुछ नहीं सीखने लायक, ये हाथ उठाओ।
नहीं तो सभी के उठने चाहिए ना, जब पहले नहीं उठाए तो या तो ये या वो। हम जनरल डायर की जिंदगी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। कैसे? जनरल डायर जो है उसने ये सब कर तो दिया, एक बारी तो जोश में आके उसने गोलियां चला दी, उसने मौत का नंगा नाच खेल दिया, लेकिन उसके बाद उसका क्या हुआ? क्या हमें मालूम है कि जनरल डायर की मौत कैसे हुई? उधम सिंह ने मारा। और कोई? भगत सिंह ने मारा। और सुसाइड। और ना उसने सुसाइड किया, वो हार्ट अटैक से मरा था, वो पागल हो गया था। 1920 1 अप्रैल तक तो उसको वापसी इंग्लैंड भेज दिया गया था। 1919 अप्रैल में उसने ये किया, और 1 अप्रैल 1920 तक ही वाज सेंट बैक टू इंग्लैंड। वो यहां बोलता था, जब यहां पार्टीज में अंग्रेज पार्टी करते थे तो वो बोलता था कि जिस दिन से ये कांड हुआ है मैं रातों को सो नहीं पा रहा, मुझे वो हादसा याद आता है, लोगों की चीखने चिल्लाने की मुझे आवाजें सुनाई देती हैं। वो उसने एक अपने कुलीग को यहां तक बोला कि यार मुझे तो मालूम ही नहीं था कि बाकी रास्ते बंद हैं। मतलब वो इतना गिल्ट में था, उसको पैरालिसिस का स्ट्रोक हो गया, टेंशन से, स्ट्रेस से अधरंग हो गया था, उसको पैरालिसिस उसको हो गया। उसके बाद उसको जब बोलते थे कि तुम ये करो, तुम वो करो, तुम इससे ठीक होगे, तो वो मानता नहीं था, रातों में उठ के बैठ जाता था, अचानक बैठा बैठा कान बंद कर लेता था, खाना पीना उसने छोड़ दिया था, बातें भूलने लग गया था। अक्सर मान लो हम जैसे यहां बैठे हैं, वो बैठा बैठा रोने लगता था, चिल्लाने लगता था, पागल होने की कगार पे पहुंच गया था वो। उसके बाद उसको हार्ट अटैक आया, और जब हार्ट अटैक आया तो जब भी किसी को कोई दिक्कत आती है तो लोग मिलने आते हैं, उसको सबने कहा कि विश यू अ स्पीडी रिकवरी, तो उसने ये कहा कि प्लीज डोंट विश मी अ स्पीडी रिकवरी, मुझे ठीक नहीं होना है, मुझे जल्दी से मर करके जा करके अपने भगवान से ये पूछना है कि मैंने जो जलियांवाला बाग में किया वो सही था या गलत। अंतिम श्वास तक वो जलियांवाला बाग के एपिसोड से बाहर ही नहीं निकल पाया। तो आप जोश में आके कभी भी कुछ गलत नहीं करो, ये हमारे लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि हमें हमें एकदम से एक्साइट होकर के कुछ नहीं करना है, हमने बहुत सोचना है, समझना है। अगर जलियांवाला बाग करने से पहले जनरल डायर ने यह सोचा होता कि मेरे को आने वाले बच्चे क्या कहेंगे, आज इस क्लास में बैठे बच्चे जो हैं अगर ये कह रहे हैं कि हम डायर से कुछ सीख नहीं सकते, अगर उसको इसका आइडिया होता तो वो ये काम करता नहीं। सेंस ऑफ हिस्ट्री बहुत जरूरी है बच्चों, कि आने वाला समय हमें क्या कहेगा। पैसा तो दुनिया कमा रही है, तुम्हारे पास 2 करोड़ है, इसके पास 6 करोड़ है, इसके पास 50 करोड़ है, क्या फर्क पड़ता है? समाज के लिए क्या किया, देश के लिए क्या किया, अपनी मिट्टी के लिए क्या किया, दैट इज व्हाट विल मेक यू अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री। तो ये हमने जनरल डायर से सीखना है कि गलत कुछ भी नहीं करना। लेकिन जो उस वक्त जो गवर्नर जनरल था उसको ये जब जो भी हमने उधम सिंह का नाम लिया, उधम सिंह की बहुत दिली इच्छा थी कि वो जनरल डायर को मारे, वो इंग्लैंड भी गया, लेकिन उसको ये मौका नहीं मिला क्योंकि वो अपनी मौत खुद ही मर गया था। जनरल डायर वो तो हार्ट अटैक से ही मर गया, वो गिल्ट में मर गया, वो तकलीफ में मर गया, वो दर्द में मर में सरदार उधम सिंह को फांसी की सजा सुना दी गई, उनको इंग्लैंड में ही फांसी हुई। तो ये एक तरफ जनरल डायर जैसे लोग हैं जो लोगों को मार के कितनी गंदी मौत मरे, और एक तरफ सरदार उधम सिंह जैसे शख्स हैं जो हमें ये सिखाते हैं कि जो आपके देश के साथ गलत करे उसको मार दो, चाहे खुद ही क्यों ना मरना पड़े। ये चीजें जो हैं, उधम सिंह ने उसको गोली मारी गवर्नर को। मैं आप सबसे क्वेश्चन पूछती हूं कि अगर उसकी जगह, उधम सिंह की जगह आप जलियांवाला बाग में जाते जब चारों तरफ खून ही खून था, कोई है जो ये बताए कि अगर मैं होता तो क्या करता? कोई? आप में से कितने लोग हैं जो उधम सिंह की तरह सोचते? इतना दबा दबा हाथ क्यों उठा रहे हो?
खुल के हाथ उठाओ, ये वाले हाथ उठाने आने चाहिए, क्योंकि यहां पे जब हम, वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, वेरी नाइस। इतने बच्चे जो हैं जो ये सोचते हैं कि अगर मेरे देश के ऊपर कोई आंख उठाएगा तो मैं उसके, जो हमें ये सिखा के गया कि क्या होती है गुलामी और क्या होती है आजादी। आप में से कितने लोग हैं जो जलियांवाला बाग गए हैं? बहुत अच्छे। अब जो नहीं गए हैं, मैं एक बारी मैम के साथ प्लान करूंगी, हम अमृतसर का एक और टूर निकालेंगे और एक्सपर्ट्स, हिस्टोरियंस के साथ आपको ऐसे कुछ जगहों पे लेके जाएंगे जो आपको वहां के इतिहास के बारे में भी अवगत कराएंगे। ये जो है, ये मैदान था ना, मैंने आपको पहले कहा, अब आपने देखी जलियांवाला बाग, उसका जो उसका जो है ना गोत्र था जल्ले, उसने फिर क्या किया था, एक बार वहां पे बाग लगाया था, तो कहते जल्ले दा बाग है, जल्ले दा बाग है, जल्ले दा बाग होते होते वो जलियांवाला बाग हो गया था। तो ऐसे इसका नाम जो है जलियांवाला बाग पड़ा था। जल्ले दा बाग सी पहला, मतलब जैसे मेरा कश्यप गोत्र है तो उसका जल्ले गोत्र था, उसको जल्ले जल्ले के नाम से सारे जानते थे। तो जल्ले ने एक बार बाग लगाया वहां पे, कहते जल्ले दा बाग है, जल्ले बाग से वो जलियांवाला बाग बन गया। तो वहां पे 1990 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने दिसंबर में अपना अधिवेशन रखा, अपनी मीटिंग रखी। उस वक्त तो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फिर ये डिसाइड किया कि ये जमीन जो है, तब तक ये जमीन 34 लोगों के पास आ गई थी। ये प्रॉपर्टी के 34 ओनर्स थे उस जलियांवाला बाग के। उस वक्त ये जलियांवाला मैदान के नाम से जाना जाता था। तो वहां पे 34 ओनर्स थे। फिर जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की वहां मीटिंग हुई तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम इसको खरीद लेंगे। खरीदने के लिए मदन मोहन मालवीय जी की प्रेसिडेंटशिप में एक कमेटी का गठन हुआ और महात्मा गांधी ने अपील करी लोगों को कि आप इसके लिए पैसा दो। 5,65,000 रुपए में ये जमीन उन 34 लोगों से खरीद ली गई। और महात्मा गांधी के एफर्ट से जो पैसा इकट्ठा हुआ था वो था 9 लाख रुपया जो है हुआ, जिसमें से 5,65,000, 5,65,000 की वो जमीन खरीद ली गई और बाकी का पैसा जो है, जो एक ट्रस्ट जो बनाई उसमें जमा करा दिया गया इसके अपलिफ्टमेंट और बेटरमेंट के लिए। तो ये इतिहास है हमारे जलियांवाला बाग का। ये स्टोरी है बैसाखी सेलिब्रेशन की जो हमारे अमृतसर ने विटनेस करी थी 1919 में। तो इसलिए आज के बाद जब भी बैसाखी मनाओ तो याद रखना कितने लोगों ने खून से हमारी धरती को सींचा है, तो ये इतनी सुनहरी फसल जो है यहाँ पर हुई है। आप जो है देश का भविष्य हो। इंडिया इज द मोस्ट यूथफुल कंट्री ऑफ दिस प्लैनेट। सबसे ज्यादा युवा अगर कहीं है तो भारत देश में है। तो ये इतनी खूबसूरत धरती अगर आज है तो इसमें जलियांवाला बाग मैसेकर का बहुत बड़ा रोल है। सो इसको सिर्फ एक छुट्टी या एक उसकी तरह काउंट मत किया करो, याद किया करो उन लोगों को जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया। और घर जाके छोटे भाई बहन किसके हैं? आप में से हाथ नीचे, कोई ऐसे बच्चे जिन्होंने आज कुछ नई चीज देखी हो, कुछ ऐसी चीज जो आपको लगा हो कि हमें आज ही पता चली, या कुछ चीज इंटरेस्टिंग लगी हो किसी को? जितने भी बच्चों को कुछ चीज इंटरेस्टिंग लगी, जाके अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने छोटे भाई बहनों के साथ, अपने बड़े भाई बहनों के साथ डिस्कस जरूर करना। लाहौर का कॉलेज कहते हैं वहां पे सारे देशभक्त पैदा हुए, जितने बड़े बड़े, ये चाहे महात्मा गांधी हैं, चाहे भगत सिंह हैं, चाहे लाला लाजपत राय, ये सब उसके वहीं के पढ़े हुए हैं। तो वैसे ही उसको यूनिवर्सिटी ऑफ पैट्रियट्स के नाम से भी जाना जाता था। तो ब्रिटिश स्कूल के साथ मेरा इतना एक्सपीरियंस है कि आई नो यहाँ पे पैट्रियोटिज्म, देश प्रेम बहुत कूट कूट के आप में डाला जाता है। एंड यू आर सो लकी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। तो आप सब को बैसाखी के त्यौहार की बहुत बधाई। आप इसको बहुत ब्राइट एंड कलरफुल तरीके से मनाओ और इसकी हिस्ट्री को जरूर समझो। सोशल साइंस को और हिस्ट्री को बोरिंग सब्जेक्ट ना मानो, क्योंकि यही बताता है आपको कि आपके बड़ों ने क्या गलतियां करी। बड़ों की गलतियां निकालने में बड़ा मजा आता है ना। तो अगर बड़ों की गलतियां निकालनी है तो हिस्ट्री पढ़ना आपको गलत भी बता सकता है। तो यही एक आज का हमारा विषय था कि आपके साथ थोड़ा सा डिटेल में एक स्टोरी के फॉर्म में डिस्कस किया जाए कि ये मैसेकर था क्या। ठीक है, आज बातचीत में कुछ समझ आया कि नहीं आया? तो एक जयघोष के साथ आज की इस बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं
और हम बहुत मतलब शुक्रिया अदा करते हैं गीतिका मैम का, जो ऐसे विषयों पर हमें यहाँ आने के लिए बात करती हैं। सारे प्रिंसिपल, सारे डायरेक्टर्स, सारे स्कूल वाले ऐसी बातें नहीं करते हैं, कुछ स्कूल्स हैं जो ऐसी बातें करते हैं। तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। और भारत माता की वंदे वंदे। Two things, dear children, before ma'am takes over. Lovely. When we call anyone to school, ma'am's name comes on the top list. I have seen her little kids grow this big. The boy, very naughty, but very intelligent. उसकी एक खासियत बताती हूँ, ये वाला कॉरिडोर है ना, अगर उसे उधर टीचर दिख जाती थी, he would go on his four के मैम दिख गई, but very intelligent. Today also when we meet him with a lot of love. And one thing we expect from each and every student of ours is very simple. Go see the world, conquer the world with your love, with your intelligence, and at the same time be very humble and rooted to your grounds. Yes, we lived under imperialism. Many of you find history boring, right? So, Jallianwala Bagh, everybody will remember the massacre. Now, will you forget? So, you will have to go back, close your eyes, and relate everything what you heard here with your parents, with your family. And when you do that, somebody will tell, "Ha, ye my so and so relative was there at that time." Those of you who belong to Punjab, you will have that one odd house in Punjab, which is somewhere down the lane with your family. Punjab is one of the richest states, not only money wise, but culture, brains. And you know, ma'am has certain command on history which I don't have, but I know our lineage goes beyond. Soldiers came all the way from Persia, Afghanistan, way ahead Kabul. Akbar came. So we basically belong to that side of the world. And we started settling here. Many of you would have brown eyes, green eyes, blue eyes. So you have a very rich cultural heritage. Punjab is made of warriors. जो हमारा inside है ना वो बहुत strong है, irrespective of our height. We are born warriors. We are born to stand against what is wrong. It is in our blood. For you and me, Baisakhi is discount on Zomato. Baisakhi is a chutti that is coming next to Sunday, so I can have a late night on Sunday. Baisakhi is trip to Elante. Accept it. Dine out, eat out, but remember to salute the people who gave you this freedom and raise your voice smartly when something wrong happens. खूब कमाओ इज्जत. सरस्वती माँ के आगे सर झुका दो, लक्ष्मी माँ अपने आप आ जाती है. If you want to get money, earn respect. Right? So on that good note, एक बार जोर से once again, भारत माता की जय. Bless you all. Ma'am Nidhi, it is all yours. Experiences here, and we extend the heartiest appreciation to you and your team for sharing your knowledge. And indeed, it was an eye-opener not only for the students but for we teachers also. It was very nice. Thank you so much once again.